तो आज की जो ये क्लास है हमारी, ये क्लास है यूजीसी नेट की। और कल आप सभी का पेपर है। इसी के संबंध में हम लोगों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख रहे हैं समाज कार्य में, जो कल आने की संभावनाएं बना रहा है सोशल वर्क के संबंध में। तो मैंने अभी भी आप लोगों से बात किया था, बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया था, द्वितत्व, द्विखंड, त्रिखंड, है ना, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी का सिद्धांत। अभी मैंने बात किया था एक मात्रा का सिद्धांत भी ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक का ही है, ठीक है। प्रतिमान का सिद्धांत और प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रम का सिद्धांत अगर हम बात करें तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत सिरिल बर्ट और वर्मन ने दिया है। समूह कारक का सिद्धांत यहाँ पे अगर हम बात करें थर्स्टन, ये लिखा हुआ थर्स्टन का है। और बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली का है। बुद्धि आ और बा का सिद्धांत हैब का, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बुद्धि आ और बा, ठीक है। ये हो सकता है आप लोगों से बना दे। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को भी बताया भी था, ठीक है। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे का है। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हैब का और कैटल का है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का है ना। त्रिआयामी का सिद्धांत मैंने बताया था अभी, जो है गिलफोर्ड का है। रॉबर्ट स्टनबर्ग की बात अगर हम लोग करें तो बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत बोला जाता है इसको। संकाय का सिद्धांत रीड, ये छोड़ दीजिए इसको। धारा प्रवाह और स्पष्ट का सिद्धांत भी छोड़ दीजिए। तरल एंड ठोस, इसको नोट कर लीजिएगा, अरबी कैटल का नाम आता है। इकाई बुद्धि का सिद्धांत स्टर्न का नाम आता है, ठीक है। प्रतिकारात्मक भी छोड़ दीजिए, इसको जरूरी नहीं है ये। मनोलैंगिक का सिद्धांत आप सबको मालूम है, सिगमंड फ्रायड का है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत की बात करें एरिक इरेक्शन का नाम आता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का आता है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग का आता है। भाषा विकास का सिद्धांत नॉन चॉम्स्की का आता है। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का ही आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा, परिस्थितिकी परक का जो सिद्धांत है यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर का नाम आता है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है आ जाए। इसी में आपको माइक्रो वगैरह मिलते हैं, है ना, ठीक है। जो स्टेप है 5, याद है पांचों स्टेप किसी को? बताइए पांचों स्टेप बताइए जरा, कोई बताइए। माइक्रो, मीजो, एक्सो, ओके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना। ये एक प्रकार से अगर हम बात करें तो परिस्थितिकी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप शुरुआत में स्टार्ट रखेंगे माइक्रो में एक्शन ऑफ इंडिविजुअल की बात होता है। मेजो में पार्ट ऑफ द सोसाइटी की बात होती है, फॉर एग्जांपल ग्रुप्स हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये आता है। माइक्रो में अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की बात करता है, तो एज अ होल सोसाइटी की बात करना, यानी अगर हम बात करें पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल फैक्टर हो गए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 बातें तो आपको पता ही होना चाहिए भली भांति तरीके से कि माइक्रो, मीजो और मैक्रो, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो इसके अंतर्गत आती ही आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अप्रोचेस के नाम से अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो माइक्रो, मीजो और मैक्रो और एक मेगा, ये एक लेबल है फ्रेमवर्क का। 4M इसको बोला जाता है, 4M बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। 4M, ये बेसिकली 4M वो हैं जो इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल के एक प्रकार से लेवल में जब हम बात करते हैं, इंटर रिलेटेड जो संगठन हो रहा है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर माइक्रो इंडिविजुअल के रूप में आता है। मीजो जो आता है डिपार्टमेंटल के रूप में आता है। जो मैक्रो होता है वो इंस्टीट्यूशनल के रूप में आता है। जो मेगा होता है वो कम्युनिटी के रूप में आता है। तो तीनों इनका नाम आप नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ये एग्ज़ाम में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। एग्ज़ाम में भी आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। सर माइक्रो क्या बताया था? इंस्टीट्यूशनल, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसकी सारे परिपेक्ष में, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है हम सब के लिए ये। और एक अभी अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे क्रोनो के बारे में, है ना, क्रोनो के बारे में। तो ये आप बेसिकली 5 ऐसे लेबल होते हैं जो एक माइक्रो होता है फैमिली को, मीज़ो होता है आपका
इमीडिएटली नेबरहुड वगैरह के बारे में बात करता है, जहाँ पे स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली आती है, रिलीजन्स ग्रुप आता है मीज़ो में। फिर उसके बाद एक एक्सो सिस्टम होता है जहाँ पे कल्चर सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, तो वहाँ पे एजुकेशनल सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, हेल्थ सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, सोशल सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक आता है आपको माइक्रो आता है, MACRO माइक्रो। तो यहाँ पे बेसिकली बोर्ड कल्चरल इन्वायरमेंट आ जाता है, तो उसके अंतर्गत इकोनॉमिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ लॉ, और हम बात अगर करें आपको तो जैसे कर्मकांड वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है लास्ट एक क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल की बात करेंगे तो टाइम चेंज वगैरह के बारे में बात करता है, ठीक है, टाइम चेंज वगैरह की बात करता है। तो ये आपका जो मैंने 5 बताए हैं, ये ब्रेनर का नाम आता है सन 2005। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये एक इकोलॉजिकल सिस्टम कहा जाता है फ्रेमवर्क। और एक 4M है जो मैंने आपको बता दिया, 4M भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर इसका भी ध्यान रखेंगे 2005 का भी। आगे बात करते हैं लेवाइगोस की। सामाजिक अगर सिद्धांत पूछेगा तो आपसे ये बताना है सामाजिक सिद्धांत के बारे में, इसके बारे में चर्चा करना है आपको यहाँ पे। आगे अगर हम चर्चा करें तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लाइक अगर हम बात करें अधिगम के सिद्धांत में किसका नाम याद रखें, प्रयास एवं त्रुटि आप जानते हैं, यल थॉर्नडाइक का आता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत IP पावलाव का आता है। क्रमबद्ध में CH हल का नाम आएगा। अंतर्दृष्टि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर, मैक्स बर्दिमर और कोनफ्का का नाम आता है ये। OCT इसको बोला जाता है, OCT बेसिकली क्रिया प्रसूत का है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। BF स्किनर का। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा का। संरचनात्मक अधिगम में जेरम ब्रूनर का नाम आता है। ये बेसिकली संज्ञानात्मक का जो सिद्धांत था सबसे पहले अगर कोई दिया था वो जेरम ब्रूनर दिया था, बाद में जीन पियाजे का नाम आया था, ठीक है। अगर हम बात करें इसके परिप्रेक्ष्य में भी तो जीन पियाजे महोदय बाद में आए थे, सबसे पहले जेरम ब्रूनर ने बताया था। फिर अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत आपको भली भांति तरीके से मालूम है, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना, अब्राहम मैस्लो का। क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन का है, इसको ध्यान रखिएगा। इसने 4 भागों में बताया भी था, डिवाइड किया था द्वंद्व के रूप में। तो एक परिहार आता है, एक उपागम आता है, एक परिहार उपागम आता है ना, याद रखिएगा ये भी सिद्धांत। चिन्ह का सिद्धांत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। समीपता का सिद्धांत भी छोड़ दीजिए। अर्थपूर्ण शाब्दिक को छोड़ दीजिए। अधिगम सोपानी का सिद्धांत याद रखिएगा। 8 सोपान दिए हैं, ये भी एग्जाम में पूछा था कितने सोपान हैं, तो 8 सोपान है रॉबर्ट गेने का। ये रिट में राजस्थान का पेपर हुआ था तो वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। समान तत्वों का सिद्धांत को छोड़ दीजिए। सामान्यीकरण का सिद्धांत को भी छोड़ दीजिए। सामान्य और विशिष्ट को आप याद रखिएगा। बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो स्पीयरमैन का नाम आता है, चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम आता है, इसे आप छोड़ दीजिए। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का भी सिद्धांत छोड़ दीजिए आप यहाँ पे। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत भी छोड़ दीजिए, इनको भी, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेरणा का सिद्धांत में। अगर हम बात करें कि इस पॉइंट में तो एक मूल प्रवृत्ति की बात हुई थी, मैकडुगल ने दिया था 14 मूल प्रवृत्तियाँ। और फ्रायड की अगर हम बात करें तो 2 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, दोनों मूल प्रवृत्तियाँ याद रखिएगा। थेनाटोस जो एक था उसको बोला था प्राइड ने, नाम उसका आता है प्राइड, है ना, उसका नाम आता है प्राइड। सक्रियता का जो सिद्धांत की बात करें इसको छोड़ दीजिए। संतुलन को भी छोड़ दीजिए आप। आत्मसिद्धि का आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि अभी प्रेरणा का सिद्धांत जो है 5वें नंबर का, वही सिद्धांत यहाँ पे आत्मसिद्धि अलग से लिखा गया है, ठीक है ना। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी आपके लिए बन सकता है, सवाल कर सकता है। डेविड सी जो है मैकलीलैंड का नाम आता है, ये भी UGC में पूछा गया, सोशल वर्क का पेपर है ये, पेपर में, ठीक है। मनोविश्लेषण आप जानते ही हैं। देखिए यहाँ पे 9 मनोविश्लेषणात्मकवादी सिद्धांत की बात करें तो कार्ल जुंग का नाम आएगा, एडलर का आएगा, हॉर्नी का आएगा और एरिक फ्रोम का नाम आएगा। तो 9 मनोविश्लेषणात्मकवादी में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ये 4 नाम याद रखिए, ठीक है। फ्रायड वगैरह का हटा दीजिएगा। सील गुड़ का उपागम में अल्पोर्ट का आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। शरीर गठन का इसको छोड़ दीजिए। विश्लेषणात्मक सिद्धांत भी आता है, एग्जाम में पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिए, कार्ल जुंग का नाम आता है। तो इस स्लाइड में ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मनोविश्लेषण तो याद ही है आपको, है ना। गेस्टाल्ट में आप याद रखिएगा, हालांकि गेस्टाल्ट अगर चिकित्सा की बात होगी तो पल्स और लोरा का नाम लगाइएगा, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये संप्रदाय वगैरह के बारे में, अवधारणा के बारे में, तो यहाँ पे मैक्स बर्तिमन का, कोहलर और आपका कोनफ्का, कर्ट लेविन का भी नाम देखने को मिलता है। व्यवहारवादी में JB वॉटसन का नाम मिलता है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में अगर हम बात करें
तो सिगमंड फ्रायड का नाम मिलता है। 9 में नहीं मिलेगा, 9 मनोविश्लेषणवादी में नहीं मिलता है, लेकिन ये केवल मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की बात करेगा तो इसका नाम आता है। ठीक है, इसको प्रेरकी छोड़ दीजिए, प्रकार आदि संप्रदाय को भी छोड़ दीजिए, संरचना संप्रदाय को भी छोड़ दीजिए आप लोग इसको। मनोविज्ञान के जनक की अगर हम बात करेंगे तो अरस्तु का नाम आता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करेंगे तो थॉर्नडाइक का नाम आता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करेंगे तो विलियम वुंट का नाम आता है। आधुनिक आज के मनोविज्ञान की बात भी करेंगे तो विलियम वुंट आएंगे। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक में भी विलियम जेम्स आते हैं। ठीक है, ये अमेरिकी की बात परिप्रेक्ष्य से बात हो रही है। विकासात्मक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मैं IMP कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। जीन पियाजे का नाम आए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे को कहा जाता है। किशोरावस्था मनोविज्ञान के जनक भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्टैनले हॉल भी आ सकते हैं, ये भी सही है। व्यवहारवाद जनक आप जानते हैं, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक को हटा दीजिए नाम, शक्ति मनोविज्ञान के जनक का भी नाम हटा दीजिए, ये दोनों नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं और भी चीज़ें अगर हमें मिलती हैं तो हम उन्हें भी यहाँ पे रख लेते हैं ध्यान में। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाषा विकास तो चॉम्स्की का नाम याद हो गया। मैस्लो मांग की पूर्ति का भी बात करता है। ठीक है, और डेविड, इसको भी छोड़ दीजिए। प्रोत्साहन का सिद्धांत में अगर हम बात करें तो देखिए वोल्फ और कॉफमैन का नाम आ रहा है। सीलगुड़ को ध्यान रखिएगा, अल्पोर्ट का नाम आ रहा है। व्यक्तित्व मापन की मांग की बात करें तो हेनरी मुर्रे का नाम आ रहा है। ठीक है, ये कथनात्मक बोध परीक्षण है, बेसिकली इसको TAT कहा जाता है। नहीं, हाँ TAT ही बोला जाता है। ये मॉर्गन एंड मुर्रे का है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बात दोनों एक ही है, इसकी हिंदी अलग अलग केवल कर दी गई, बस वही मॉर्गन एंड मुर्रे का नाम आता है। CAT में लियोपोल्ड बैलक का नाम आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षण है। हरमन रोसा में हरमन रोसा का ही नाम आता है, IBT को बोला जाता है। और वाक्य में आता है पाइन एंड टेडलर का नाम आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैच करने में आप लोगों को मिलेगा। किंडरगार्टन हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए व्यवहार परीक्षण को। खेल का ये पूछ सकता है आप लोगों से, फ्रॉबेल वगैरह। मनोविश्लेषण विधि तो मालूम ही है आपको। स्वप्न विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है UGC में। ये स्वप्न विश्लेषण सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, पूछा गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो ये सम्मिलित करने वाले में हो सकता है आप लोगों से पूछ ले। ठीक है, डाल्टन विधि तो वो पार्कस्टन का नाम आता है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। मॉन्टेसरी का ही नाम आएगा। डिकॉर्ली में छोड़ दीजिए भाई इसे। ह्यूरिस्टिक विधि, समाजमिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UGC में पूछा गया है। समाजमिति विधि किसने दिया है, जेल मोरोनो दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। योग निर्धारण विधि भी इंपॉर्टेंट है, UGC में पूछा गया है, ये लिंकट ने दिया है। ये लिंकट मापनी एक है ना, उसी के अंतर्गत ये बात की गई है योग निर्धारण की। ठीक है, स्केलो, यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, स्केलोग्राम विधि के बारे में गटमैन का आता है, ये भी याद रखिएगा। आसुगुड का आप यहाँ पे हटा दीजिए, आसुगुड का। स्वतंत्र साहचर्य में फ्रांसिस गाल्टन का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 125 नंबर का पॉइंट। टर्मन भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टर्मन भी इंपॉर्टेंट है। वेस्लर में मैंने आपको बताया था ना, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, तो D वेस्लर का ही नाम आता है। अभी भी सुबह शाम के टाइम हमने क्लास में चर्चा थोड़ा सा किया था इसके बारे में। ठीक है, ब्रेल लिपि का प्रतिपादक लुइस ब्रेल है। बाकी ये देखो छोड़ रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, है ना। साहचर्य का भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सीखने का सिद्धांत में भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शरीर रचना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्षेत्रीय सिद्धांत लेविस का है। तल रूप का सिद्धांत भी लेविन का है। और समूह गतिशीलता, अभी मैंने आप लोगों को बताया था सोशल ग्रुप डायनेमिक के बारे में, शायद आपको मालूम होगा, कर्ट लेविन का नाम बताया था ना। तो ये तीनों इसके इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके सामने बन जाए सवाल ये। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए। मनोविज्ञान व्यवहारवाद को भी छोड़ दीजिए। सामाजिक अधिगम में इसको ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट बैंडूरा का है। ये प्रश्न आया हुआ है UGC में, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आ रहा है, ठीक है ना। मैं केवल आप लोगों से देखो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो UGC में कल मिल सकते हैं, और आप लोगों को याद भी आ रहा होगा कि ये प्रश्न पूछा भी गया है कहीं ना कहीं, याद इस समय तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो इसलिए आप ध्यान ज़रूर रखेंगे इस सारी चीज़ों के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। कल का टाइम है, कल मॉर्निंग में ही जाना है आप लोगों को, है ना। अच्छा, उसके बाद आप लोग जब आएंगे तो मुझे कम से कम एक बच्चा अगर 5 सवाल मुझे बताता है, बहुत अच्छी बात है। तो 5 क्वेश्चन अगर लेके आते हैं आप लोग, तो एक अच्छा डिस्कशन हो जाएगा सभी बच्चों से, है ना। पुनरावृत्ति का सिद्धांत को छोड़ दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, अधिगम सोपान का, गेने का है, रॉबर्ट गेनिन का पूरा नाम है। ये 8 सोपान दिए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। एरिक इरेक्शन का सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो भी 8 ही है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो इसकी शुरुआत की 4 है, सिगमंड फ्रायड के जो सिद्धांत दिए गए थे उनसे मैच करते हैं, ये अपना कॉन्सेप्ट जरूर लेके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट प्रणाली तो नहीं आता है लेकिन करके सीखने का सिद्धांत पूछ लेता तो जॉन डीवी का है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अधिगम का जनक को छोड़ दीजिए, इन्हें भी छोड़ दीजिए, इनको भी, इनको, ठीक है। भाषा का सिद्धांत तो आ चुका है, मैं बता दिया हूँ। ये देखिए ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। मांग पूर्ति, अब्राहम मैस्लो पिरामिड के माध्यम से 5 बताए थे, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। और स्वयं याथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो का है, और आत्मज्ञान भी मैस्लो का ही है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये तो हो गया, दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, दोबारा रिपीट हो रहा है स्लाइड। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं। आप लोगों से हो सकता है परिवार के बारे में पूछ ले, फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली। तो आप, एक संयुक्त परिवार होता है और इसी संयुक्त परिवार के साथ साथ एक और परिवार देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एकाकी परिवार, जिसको हम कह सकते हैं नाभिकीय परिवार। बात दोनों एक ही है, एकाकी परिवार कह लीजिए या नाभिकीय परिवार कहिए, बात एक है, ठीक है। अब निवास के स्थान पे परिवार जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक पितृ का, एक मातृ का, एक नवस्थानी। तो पितृ तो जानते होंगे, पिता यहाँ पे मुख्य होंगे, मातृ में माता मुख्य होंगी, नौ में नया दंपत्य जो नया स्थान पे रह रहा होता है, ठीक है। तो ये तीनों तो बस केवल एक एक वाक्य में समझने वाली ही बात है ना। बाकी भी हम देखते हैं इसके बारे में भी। फिर अधिकार के आधार पर बात करें तो पितृ सत्तात्मक हो जाएगा, सत्ता का मतलब होता है शक्ति, इसलिए पिता की शक्ति होगी यहाँ पे। और मातृ सत्तात्मक में माता की शक्ति होगी, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। वंश के नाम पे बात करूँ तो पितृवंशीय पे होगा और एक मातृवंश पर आधारित है। अब विवाह के आधार पे एक विवाही होता है और एक बहुविवाही होता है ना। तो जॉइंट फैमिली में तो आप जानते ही होते, आप जानते हैं एक पीढ़ी से नहीं बल्कि अनेक पीढ़ियाँ उसमें रहती है ना। चाचा, ताऊ, चाची, है कि नहीं, ताई, भाई, मामा, ये सारे चीज़ें आ जाते हैं एक संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में। नाभिकीय परिवार में केवल एक प्रकार से पति पत्नी रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। पैट्री लोकल, कभी कभी अच्छा देख लीजिए, पितृस्थानी को इंग्लिश में भी पूछ लेता है, पैट्री लोकल फैमिली किसको कहते हैं भाई, या सम्मिलित करने के लिए पूछ लेता है। पहले बड़ा ट्रेंड चलता था ये तो बदल गया 2018 से, नहीं तो 2018 से पहले ये बहुत प्रश्न कई बार आते थे ये। तो पैट्री लोकल क्या बोलते हैं, जहाँ पे आप ध्यान रखिएगा विवाह के उपरांत पति के परिवार के साथ रह रहा होता है उधर पितृस्थानी परिवार कह देंगे। भारत में तो पाया ही जाता है, ये तो जानते हैं आप। मातृ की बात करेंगे अगर हम लोग ना, तो इसमें क्या बताया गया है कि वैवाहिक जोड़ा पत्नी के परिवार के साथ रहता है। और आप लोग क्या बोलते हैं, अगर जो लड़का होता है वो पत्नी के घर रहने लगता है तो क्या कहा जाता है हम लोगों के, जमाई। जमाई। अच्छा हाँ, ये जमाई बोलते, घर जमाई है ना, ये बोलते हैं। तो वही यहाँ पे है एक प्रकार से, ठीक है, मैट्री लोकल इसको बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद 9 स्थान पे अगर आप देख ही रहे हैं, है ना, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो लव मैरिज वगैरह भी, इसका एग्जांपल ले सकते हो न्यू लोकल का, ठीक है। तो विवाह के बाद जब वैवाहिक जोड़ा होता है, पति पत्नी में से किसी के परिवार को ना चुनकर एक नए स्थान पर रहने लगते हैं, उसको 9 स्थानीय परिवार बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पितृसत्तात्मक, तो आप जानते ही होंगे इसके बारे में, जहाँ पे पुरुष या पति का आधिपत्य होता है। भाई सत्ता का मतलब क्या होता है, अधिकारित होता है, शक्ति तो होता है। तो ये भारत में बहुत प्रचलित है, आप जानते हैं अच्छे से, है ना। माता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे स्त्रियों का पुरुषों पर आधिपत्य हो जाता है। अब ये तो बहुत तेज़ी से चल रहा है अपने देश में, तो है कि नहीं। और ये उत्तर प्रदेश, बिहार और तराई के क्षेत्र में रहने वाली जो थारू जनजाति है उसका उदाहरण ही दिया जा रहा है। हालांकि अब तो हर राज्य में आ गया है भाई, है ना, सब लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होंगे जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। पितृवंशीय परिवार की बात अगर हम लोग करें तो जिसमें बच्चों का वंश नाम और संपत्ति पिता के वंश से प्राप्त होता है भाई, है ना। तो यहाँ जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो बच्चों का वंश नाम जो होगा संपत्ति पिता के वंश पर प्राप्त होगी, और ये भी भारत में है ना। ये तो भी जानते होंगे आप अच्छे से इसके बारे में। तो अभी आप लोग देखते होंगे अगर उनके पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं तो उनकी जो ज़मीन संपत्ति वगैरह होती है वो, अब हालांकि जाना पड़ता है तहसील वगैरह में करवाने के लिए, नहीं तो कुछ जगहों पे अभी ऐसा भी है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है उनके नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर, अगर उनके पास बेटे हैं तो, अगर नाम उसमें चढ़ा है तो, है ना। देखा होगा कि नहीं, पता कि नहीं पता आप लोगों की बातें, सर नहीं पता। नहीं पता तो आप
पड़ेगा, नहीं तो वो आ जाता है। हाँ, अगर आप जैसे कहीं कहीं तो जाना पड़ता है, अगर आपका जो वहाँ पे एक कुटुंब परिवार रजिस्टर नकल होता है, अगर कुटुंब परिवार रजिस्टर नकल में अगर आप लोगों का जैसे परिवार माता पिता के साथ साथ उनके बच्चों का अगर नाम होता है ना, तो ऑटोमेटिक पितृवंशी में उनके बेटे के नाम वो ज़मीन के नाम जो है चली जाती है, उनके नाम हो जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा, एक होता है मैट्रिक के बाद, अगर हम बात करें मातृवंशीय के आधार पे बात करें, तो जब बच्चों का वंश का नाम जो है माता के वंश के आधार पे होता है, तब ऐसे परिवार को मातृवंशीय बोलते हैं। ये केरल के नायर जो जनजाति वगैरह है, जाति है नायर, उसमें परिवार में पाया जाता है ये, है ना। और अब तो इंडिया में भी ऐसी जगह हर जगह है, केरल का है, तो हालांकि केरल भी तो इंडिया में ही पड़ता है। हर जगह ये धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं अब। क्योंकि कारण ये भी बन रहा है ना कि अब अगर आप महिला के नाम से अगर ज़मीन आप लेते हैं कोई भी संपत्ति वगैरह, तो उसकी रजिस्ट्री जो फीस रखी गई है वो बहुत कम रखी गई है ना। तो ईज़िली आप वहीं जो है सीधा से भाई इतना पैसे कौन देने जाए, 10,000 5,000 बचाने के चक्कर में महिलाओं के नाम कर देते हैं, अपने वाइफ के नाम कर देते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि वाइफ के ही नाम करें भाई, अपने माता का नाम भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। एक विवाहित परिवार की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल है ये। देखो कभी कभी इंग्लिश ध्यान रखिएगा, इसकी इंग्लिश भी पूछी जाती है, कभी कभी इंग्लिश में ही आ जाता है। तो ये तो बहुत सरल है, आप जानते हैं, ठीक है, कि एक ही समय में पुरुष के एक पत्नी एवं स्त्री, एक ही पति हो। आप ये भी बात कह सकते हैं, अगर स्त्री है तो एक ही पति हो, तो इसको कहते हैं एक विवाहित परिवार। और यह बहुत भली भांति तरीके से आप लोग जानते हैं। बहुविवाह परिवार की बात अगर हम लोग करें, तो जहाँ पे कोई स्त्री या कोई पुरुष है, एक से अधिक जीवन साथी का चुनाव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुविवाही परिवार बोलते हैं। और ये आप देख लीजिए, टोडा खास है, कोटा। अच्छा, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है आप लोगों से, कौन कौन सी जनजाति में पाई जाती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। पितृसत्तात्मक तो मालूम हो गया, मातृसत्तात्मक मालूम हो चुका, मातृवंशी मालूम हो गया आप लोगों को, पितृवंशी भी मालूम हो गया। एक देखिए उभय है, तो जिन परिवारों में मात्र या पुत्र, मात्र तथा पुत्र वंश को छोड़कर अन्य किसी निकट के संबंधी वंश नाम या वंश परिचित आधारित निर्धारित होता है, तो उन्हें हम उभय। अच्छा 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 अच्छा, स्लाइड थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ भाई, आप पहले बोलते। जूम कर लो ना। हाँ नहीं, चलो मैंने कर लिया, ठीक है। अब बताओ, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, अब पता चल रहा है स्पष्ट। हाँ, तो ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल है। उभयवाही परिवार तो बहुत सरल है, आप लोग समझ गए होंगे। एक द्विनामी परिवार होता है, इसमें देख लीजिए, जिन परिवारों में माता पिता दोनों ही परिवार के आधार पे वंश नाम और बच्चों के वंश परंपरागत रूप से चलता है, तो ऐसे परिवार के द्विनामी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आप समझ गए कि पिता का अगर है तो वो तो है ही है, अगर उसके साथ साथ अगर माता भी हैं तो उनकी भी भूमिका यहाँ पर है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन परिवार में माता और पिता दोनों ही परिवार के आधार पर वंश का नाम बना रहे हैं और बच्चों का वंश परंपरागत रूप से चलता आ रहा है, तो ऐसे परिवार को द्विनामी बोलते, मतलब दोनों तरफ नाम है, माता की तरफ भी नाम इसका चल रहा है और पिता की तरफ भी नाम चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विनामी बोलेंगे। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आ जाता है तो आपको ताकि पता चल जाए द्विनामी किसको बोलते हैं, है ना। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, व्याख्या किसी पे नहीं करूँगा डिटेल से, थोड़ा बहुत यहाँ पे सबके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों से पहले भी। स्थान के आधार पर बताएं तो पितृस्थानी तो अभी भी मैंने बताया है आप लोगों को, मातृस्थानी पर भी आपको बताया है, नवस्थानी पर तो आपको मालूम है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था लव मैरिज वाला भाई, है ना। तो ये तो आपको भली भांति तरीके से मालूम है। विवाह के आधार पर तो एक विवाह पता चल चुका, बहु विवाह पता चला। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक बहुपति विवाह आ गया है, जानते हो बहुपति विवाह, जब एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध रखकर परिवार बसाती है, तो ऐसे ही पति को, ऐसे ही परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं। आपने क्या बोला है, पंचाली। हाँ तो ये एक एग्जाम्पल ले सकते हो महाभारत का, ठीक है। बहुपत्नी विवाह की बात अगर हम करते हैं, तो जब एक पुरुष एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है, तो ऐसे परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं भाई। एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां हैं भाई, इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, है कहीं? हाँ सर, रामायण। रामायण में कौन भाई? अच्छा, राजा दशरथ। अरे वाह, बड़े तेज हो गए भाई आप लोग, तो ये तो रामायण का एग्जाम्पल दे सकते हो। किसी को छोड़ेंगे नहीं। वैसे बेसिकली पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, सम्राट अशोक हो गए, ये सब भी एक पत्नियां नहीं कई पत्नियां रखते, है ना।
इनका भी एग्जाम्पल दे सकते थे। अच्छा। अच्छा, अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या के आधार पे बात करें, अगर एकाकी परिवार की बात करें तो आप जानते हैं, संयुक्त परिवार भी जानते हैं, बृहद परिवार भी जानते हैं, बड़ा परिवार, छोटा परिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? एक और बात करते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है। अनम्यूट है, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके ओके, कोई अगर भाई म्यूट हैं तो अनम्यूट है तो म्यूट हो जाइए प्लीज़। हाँ, कौन है अभी? अच्छा अच्छा, राय साहब। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ज़्यादा रात नाइट हो गई भाई, इस बच्चे भी देख रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि आज ये कौन सी क्लास चल रही है, हैं डॉक्टर साहब? अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, आप सबके लिए ही काम कर रहा हूँ। केवल इम्पोर्टेंट चीज़ कल हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले, ये सब पेपरों में आया हुआ प्रश्न है। मैं समझो एक प्रकार से ओवर व्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को, सब कुछ इम्पोर्टेंट। अनुलोम विवाह की अगर हम बात करें ना, तो ये उच्च जाति का जो पुरुष होगा और निम्न जाति की जो महिला होगी उनके बीच विवाह होता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। हालांकि आप जानते हैं यार इसके बारे में तो भाई। फिर एक प्रतिलोम विवाह होता है, बस इसका उल्टा कर दीजिए, उच्च जाति की महिला होगी और निम्न जाति का पुरुष होता है, इसके बीच में अगर विवाह हो गया तो उसको हम लोग प्रतिलोम बोल देंगे। बस ये सवाल पूछा भी गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ कुछ थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम अधिनियम को लेकर। तो ध्यान दीजिएगा, विभाग के द्वारा प्रकाशित क्षेत्र केंद्र के लिए मुख्य अधिनियम क्या है। न्यायालय शुल्क अधिनियम याद मत करिएगा, ये हालांकि मैंने ऐसे ही ले लिया है। और लघुवाद न्यायालय अधिनियम भी याद इम्पोर्टेंट नहीं है। वाद मूल्यांकन अधिनियम भी इम्पोर्टेंट नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता तो ये सबको जानते होंगे, आईपीसी बोलते हैं ना 1973 का, वही चीज़ है ये। और फिर हिंदी विवाह अधिनियम 1955 तो आप लोग को अच्छे तरीके से ज़ुबान पे तो रट्टा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आगे बढ़िए। हिंदू अवयस्कता अभिभावक अधिनियम 1956 वाला काट दीजिए। हिंदू दत्तक आपने CARA का नाम तो सुना ही होगा, है ना, वही अधिनियम 1956 वाला, इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। विशेष भी देखिए कभी कभी अधिनियम को लेकर ना क्रम पूछ लेता है आप लोगों से, तो इसलिए आप अधिनियम को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो 1956 वाला है CARA ये इंपॉर्टेंट है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और विशेष विवाह 1954 का भी इंपॉर्टेंट है। विशेष विवाह एक अधिनियम आया था 1869 वाला, इसको काट दीजिएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। पारसी विवाह विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवाह विच्छेद को आप अगर याद रखना तो ये याद रखिएगा 1869 वाला। इसी समय यूके का एक COS आया था, ये भी ध्यान रखिएगा 1869 में ही। मुस्लिम विवाह विच्छेद की बात करें तो 1939 का इसी समय कम्युनिटी में एक लेन कमेटी आई थी, आपको इसे भी ध्यान रखना होगा, लेन समिति बोलते थे इसको, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ दीजिए, धर्मांतरी विवाह विच्छेद को इसको छोड़ दीजिए। ईसाई विवाह भी याद रखिएगा। कमेटी दोनों जगह आई थी, एक जगह आई थी? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मैडम आई थी, दोनों जगह मतलब नहीं समझा मैं, फिर से समझाओ। लैंड और अमेरिका नहीं ये यूके लगाइएगा, ठीक है, अमेरिका मत लगाइएगा, ठीक है, लेन कमेटी, ठीक है। अच्छा आगे हम बात करते हैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को काट दीजिए, इसको ज़रूरी नहीं याद रखना है। और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ये भी ज़रूरी नहीं है याद रखने की। देखिए यहाँ पे संविदा अधिनियम जो है 1872 का है, छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। प्रांतीय शोध को भी छोड़ दीजिए, न्याय को भी छोड़ दीजिए, शासकीय को भी, महाप्रशासन, भारतीय साक्ष्य, शपथ अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 को भी छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मध्य प्रदेश ये तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। अधिवक्ता अधिनियम को भी आप मत रखिए याद। नोटरी जो है नोटरीज अधिनियम 1952 को जो है 1952 को ये भी छोड़ दीजिए, ये तो याद रखना है। न्यायालय अवमानना अधिनियम की बात करें तो 1971, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है बना दे सवाल। दंड विधि संशोधन अधिनियम की बात करें 1932 है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आ रहेगा एग्ज़ाम में। पंचाट पर सीमा भी नहीं आएगा, मध्य प्रदेश का है, ये भी नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम जो है 1973 का है, काट दीजिए, ये भी काटिए, ये भी काट दीजिए। आवश्यक वस्तु याद रख लीजिएगा 1955 का है। ऑब्जेक्ट वगैरह मतलब उससे बात कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु वगैरह से बात कर रहा है ना, उसके बारे में अधिनियम बनाया गया है। उद्योग को छोड़ दीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को याद रखिएगा 1986 वाला। उपहार को छोड़ दीजिए, ऋण को छोड़ दीजिए, ऋण वसूली छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए। इसे प्रतिस्पर्धा याद रखिएगा आप लोग, प्रतिस्पर्धा इम्पोर्टेंट है, 2002 का है।
प्रशिक्षुक भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिक्री भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बीमा वाला इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा भी किया था शायद 1999 में। बेईमानी वाला छोड़ दीजिए, बैंकिंग ने ये भी छोड़ दीजिए। बोनस भुगतान अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करिए, क्योंकि ये कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि अधिनियम के साथ आपको मैच करता है। तो देखो मैं जितने अधिनियम यहाँ पे बता रहा हूँ ना ये ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, याद रखिएगा। 1965 का इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट तो नहीं है 1946 वाला, परंतु ये इम्पोर्टेंट है 1947 वाला। इसमें जानते हैं आप लोग एक समझौता करने के लिए, निपटान करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं, अधिनिर्णयन है, वसूली है, सामूहिक सौदेबाजी है, ठीक है, सराधन है, एक विवाचन है ना। ये शब्दों को आप ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनाता है ये औद्योगिक विवाद अधिनियम। कंपनी एक्ट 1956 है, ये याद रखिएगा, कंपनी एक्ट 1956 वाला, है ना, जो आपने नाम सुना होगा। क्या नाम था, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो दुर्गाबाई देशमुख ने किया था, धारा 25 के तहत, 1953 में। धारा 25 के तहत किया था ना। और कंपनी अधिनियम जो है आपका एक 2013 का है ना। 2013 तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हालांकि अभी चलता है ट्रेंड। अगर 1956 2013 आता है तो आप 2013 को लगाइएगा, क्योंकि इसी के आधार पे कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, अब पिछला वाला कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जाता है, इसी के आधार पे। कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम को 1980 को छोड़ दीजिए, कराधान भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है 1923 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सम्मिलित करने के लिए अगर पूछता है, कभी कभी कहता है कि क्रम में लगाइए, क्रमानुसार, काल क्रमानुसार लगाइए, काल क्रम का मतलब होता है वर्ष के साथ लगाइए, तो इसलिए वर्ष को ध्यान रखिएगा। ये भी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है 1952 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का, ये भी याद रखिएगा। कानून को हटा दीजिए। कारखाना जो है फैक्ट्री अधिनियम जो है 1948 है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पे काले धन देखो, केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम है ये, हालांकि 1963 का है, हो सकता है आप लोग बना दे सवाल, और इसको छोड़ दीजिए। ये ग्रेच्युटी वाला भुगतान संदाय जिसको बोलते हैं ना, उपादान या संदाय अधिनियम वाला भुगतान वाला, वो है 1972 का। चार्टर्ड अकाउंट अधिनियम छोड़ दीजिए। जल वाला याद रखिएगा, अभी किसी बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा सा आप सर एक्ट बता दीजिएगा, तो देखो जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम है, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के संबंध में है, 1974 का, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। डिज़ाइन अधिनियम को छोड़ दीजिए। जो है तरहीज़ शेयर को छोड़ दीजिए। धर्मार्थ और न्यायिक, ये यूजीसी में प्रश्न बनाया गया है, यूजीसी का ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने करवाया है, मुझे याद आ रहा है। तो धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम जो है 1920 का है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को हो सकता है मिल जाए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, और भी देखो है, देखिए यहाँ पे बात करें तो एक ये है न्यूनतम मजदूरी का अधिनियम 1948, ये वाला याद रख लीजिएगा आप लोग। पंजीकरण अधिनियम छोड़ दीजिए, परिसीमा भी छोड़ दीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को याद रखिएगा 1986 वाला। पेटेंट एक्ट को छोड़ दीजिए। यहाँ पे फिर अगर हम बात करते हैं तो आगे हम बात करेंगे तो भारतीय आयकर अधिनियम को भी छोड़ दीजिए। भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्यास अधिनियम, ये नोट कर लीजिएगा, भारतीय न्यास अधिनियम 1982 वाला। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 वाला भी याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, ये वाला भी 1988 वाला। देखो है तो बहुत सारे एक्ट मैंने लिए हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, जो वहाँ पे लग रही है संभावना बनाने की सवाल, ठीक है ना। मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936 है, ये याद कर लीजिएगा भाई, इम्पोर्टेंट है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और भी चीज़ें देखो, वायु और प्रदूषण निवारण को लेकर आ गया, एक और पर्यावरण से संबंधित है, 1981 का है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा और एक्ट देख लेते हैं। देखो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ये हालांकि आपको मालूम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना, 1860 का, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार तो बता दिया है आप लोगों से। हिंदू गोद लेना और रख रखाव के बाद 1956 CRA, हिंदू विवाह भी बता दिया है, ये तो मालूम हो चुका है आप लोगों को, है ना। देखिए एक सूचना का अधिकार होगा, RTI भी आपको ध्यान रखना, और ये देखो नीचे मिल जाएगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। एक 2005 वाला और एक याद रखना सूचना प्रौद्योगिकी से सवाल बनाए जाते हैं, ये दोनों, और एक है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 वाला, ये वाला, ठीक है। ये तीन इस साइड का आप ध्यान रखिएगा।
मैरी रिचमंड। किताब पर बात कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है सबको ना? आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। चलो भाई बढ़िया है, बने रहो। कोई अगर बोर महसूस हो रहा होगा या कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो थोड़ा सा हम लोग आपस में बात भी कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, कल पेपर है इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कल आप जाके पेपर आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना? तो मीनाक्षी, मनीषा, माधुरी, रतिका भाई और काफ़ी बच्चे हैं। चलो ठीक है। नेहा नहीं है क्या, गई? चलो तनु, हाँ सर लेफ्ट। चलो कोई बात नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिए। देखिए अब थोड़ी सी किताबों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। किताबें भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे मैरी रिचमंड की किताब की बात अगर मैं करूँ तो एक तो सोशल डायग्नोसिस है, सन 1917 में आई थी। कभी कभी वर्ष पूछ लेता है कि क्रम में लगाने के लिए। व्हाट इज़ सोशल केस वर्क एंड अगर हम बात करें इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन की बात करता है, केवल आपको यही पूछा जाएगा व्हाट इज़ सोशल केस वर्क। ठीक है, तो ये 1922 आप लिखिएगा। और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क मैरी रिचमंड की है ये किताब, ये भी मैरी रिचमंड की किताब है। इनके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर वर्ष की बात करेगा तो ये 1961 और 1988 के दौरान की बात चर्चा चली थी, परंतु ये बात कही जाती है कि 1922 में पब्लिश हुई थी। तो आप 1922 वाली भी आप याद रखिएगा, यही वर्ष, तो ये ठीक रहेगा आपके लिए 1922 का। ठीक है, ये वाला। बात करते हैं नेक्स्ट में कि थ्योरी ऑफ एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क के बारे में। सेकंड एडिशन आया था, गार्टन हैमिल्टन की किताब थी ये, याद रखिएगा सभी लोग। बात करते हैं और भी किताबें यहाँ पर हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से ये सारी चीज़ों को देख सकें, है ना? यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप लोग जो है देखिए, यहाँ अगर हम बात करें ना, ये विलियम वगैरह पाँचवें नंबर पे देखिए जो है विंसलो का नाम आ रहा है, बजट और प्लानिंग एंड सोशल केस वर्क, ये आपके लिए बना सकता है सवाल। गार्टन हैमिल्टन छठे नंबर पे देखिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैरिज व्हाट इज़ सोशल केस वर्क, तो मैंने पढ़ा दिया अभी आपको ये। और उसके बाद मैरी रिचमंड में ये तो है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, सोशल केस वर्क का मैनेजमेंट की बात करता है बेसिकली। ये मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ सोशल वर्क पर आधारित है ये। ठीक है, तो ये नाम आता है जो है बेट्सी ओरलिकीज, ये आपको नाम नया मिल रहा है, तो याद रखिएगा, हो सकता है ये किताब इनसे पूछ ले। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन में लिखा रहेगा मॉडर्न एप्लीकेशन बेस्ड, है ना, इस पर आधारित होगी ये। वर्जाइना की नाम अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग ऑफ स्किल एंड सोशल केस वर्क की नाम आता है। वर्जाइना का नाम मैंने पढ़ाया भी है कि व्यक्तिकरण के सिद्धांत में क्या भूमिका निभाते हैं। इसको छोड़ दीजिए और मैनेजमेंट पे यहाँ पर। ठीक है, HHL जो है अगर हम बात करें तो आपटेकर का नाम आता है, छोड़ दीजिए। ये हालांकि सोशल केस वर्क में जो इन्होंने बताया था सोशल चेंज के बारे में, ठीक है, इन्होंने बताया था। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो यहाँ पे रोथमैन का नाम आता है भाई। अच्छा, ये तो दूसरे हैं, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको बता देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मिल रहा है इम्पोर्टेंट ये वाला नाम, प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन सोशल केस वर्क में। तो देखिए गार्टन हैमिल्टन है, रॉबर्ट वेबर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो है अंटे गैरेट है, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। बियॉन्ड केस वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बार्बर का नाम आता है, जेम्स बार्बर, मैंने पढ़ाया भी है इसके बारे में, इस किताब के बारे में 1991 में, ठीक है, 1991। हेल्पिंग जो है ये आपका नहीं पूछेगा, ये वाला हेल्पिंग दूसरा आता है जहाँ पे कोनोफ्का का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। मैरी रिचमंड है, फिर यहाँ पे नांसी छोड़ दीजिए, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। गार्टन हैमिल्टन ये तो मैंने करवा दिया है। फिर ये आपका ग्रेस मेथ्यू है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, मैंने अभी आपको बताया था, है ना, अभी ही मैंने स्टार्ट करवाया था जब क्लास में लास्ट टाइम में किसी ने पूछा था कि सर बता देना थोड़ा सा, तो मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो नाम यहाँ पे आ जाएगा, बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किताबों के मैंने PDF दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, उसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आ जाइए अब, देखिए यहाँ आप लोगों के लिए जो है 2024 जो है इसको माना गया है कैमलीड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, काट दीजिए।
2022 को भी काट दीजिए, एग्रीकल्चर वर्ष है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। सतत विकास के लिए भी अगर आपसे बात करें तो ये भी नहीं पूछा जाएगा, हटा दीजिए इसको। और यहाँ पे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। पर देखो ये सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है भाई, याद रखिएगा। ये सस्टेनेबल टूरिज़्म का डेवलपमेंटल के आधार पे एक इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है 2017 को। ठीक है, दलहन को काट दीजिए, मिट्टी को काट दीजिए आप लोग, है ना। और यहाँ पे देखिए पारिवारिक खेती को काट दीजिए, क्रिस्टोलॉजी ये सब काट दीजिए। सभी के लिए सतत ऊर्जा भी काट दीजिए, 2012 का है, नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष की बात करें या क्यूनोवा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करें तो ये बेसिकली 2013 है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, देखिए बेसिकली जो युवा का यहाँ पे बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वो 2011 बताया जा रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा है, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा है, ठीक है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष जो होता है वो बेसिकली आप सभी लोगों को बताया, अभी मैंने बताया था 1985 जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा था वो चीज़, हालांकि है ना। यहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हालांकि उसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन सरकार ने युवाओं को मुद्दा को इस बात को ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णयानुसार 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष को घोषित किया था। तो याद रखिएगा जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था वो जून में मनाया गया था, जून 2000 में मनाया गया था, 2000 में मनाया गया था पहली बार अंतर्राष्ट्रीय। सर वर्ष पूछेंगे तो 2011 लगाएंगे? नहीं 1985 लगाएंगे आप, 1985 लगाएंगे। और ये 2011 का क्या है? 2011 अभी हम आपको बताते हैं, रुक जाइए दिखा रहा हूँ ऊपर आपको। यहाँ पे देखिए इस स्लाइड को देखिए, यूनाइटेड नेशंस है पीस डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन द हेल्थ प्लैनेट के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो घोषित किया गया है ये, ठीक है, उनके द्वारा ये घोषित किया गया है, 2011 को बताया गया है। तो हालांकि जितनी बार ये लोग मनाते हैं उतनी बार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पर लेकर इसको मेंशन कर देते हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि 2011 भी देखोगे, 1998 भी देखोगे, 1999 भी देखोगे तो वहाँ पर भी मिलेगा आप लोगों को। परंतु ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लास्ट टाइम बताया जा रहा है 2011 बताया जा रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो 2011 ऑप्शन में 110% नहीं आएगा, वो आप लगाएंगे 1985 वही आएगा आप लोगों से। 1985 भूलना मत आप सभी लोग, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे मैं बात कर रहा था आप लोगों से, यहाँ पर आ जाइए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा, ग्रह ये भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा, रेगिस्तान अंतर्राष्ट्रीय ध्रुव ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, सांस्कृतिक विरासत भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिल सकता है इम्पोर्टेंट। देखिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में तो आप ध्यान रखिएगा 1999 आ जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1996 आ जाएगा। ये आपको दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिले हैं। परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष अगर आपसे पूछेगा, ये पूछा भी जाता है 1994 लगाइएगा आप सभी लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष पूछ लेता है तो 1990 लगाइएगा, और शांति का भी छोड़ दीजिए, इसे बेघर का छोड़ दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की बात करेगा तो देखो मैंने यहाँ पे बताया ना, भागीदारी शांति विकास, 1985 लगाइएगा। विश्व संचार वर्ष ये काट दीजिएगा, इसको भी काट दीजिए। विकलांगता व्यक्तियों के लिए अगर पूछेगा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो 1981 लगा के आ जाइएगा। बच्चों के लिए अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तो मैंने बताया था शायद 1979 बताया था ना कि 89 बताया था, 79 बताया था, हाँ ये याद रखिएगा। रंग भेद विरोधी काट दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष बताया था 3 मार्च को जो 1975 था। विश्व जनसंख्या वर्ष को भी याद रखिएगा 1974 था। 8 मार्च है क्या? 8 मार्च था ना सर? हाँ 8 मार्च महिला, तो ये क्या था, वही तो है 8। वो बात क्या है, ये दिवस है। ये वो तो मैं एक बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, महिला वर्ष जो है दिवस के रूप में 8 मार्च है। अरे समझ जाया करो, इतने तेज, जितने दिन पढ़े हो एक साल। चलो मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करें तो 1968 आ रहा है, इसको काट दीजिए। बेसिकली अगर हम बात करें, किसी बच्चे ने मेरे से बताया था अभी, देखो मानवाधिकार वर्ष के लिए ये आएगा तो नहीं, लेकिन इसकी जगह पे आपको बता दूं 1999 2000 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये।
तो ये आप बताइएगा मानवाधिकारों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया है वो 1999 और 2000 आएगा। ये इसी तरीके से डेटा है कि 1968 मत लगाइएगा, ठीक है, ये लगाइएगा। क्लियर है ना? किसी बच्चे ने मेरे से बोल भी रहा था 1968 है वो बच्चा कि चला गया है? हाँ पता नहीं कौन सा था। चलो। हाँ सर, पर यही बोला था आपने। हाँ कोई बात नहीं, तो आप 1999 2000 लगाइएगा ना, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिए, सरलार्थी वर्ष भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बताते हैं, चलो ये हो गया क्लियर आपको। आगे बात करते हैं जेनोग्राम के बारे में थोड़ा सा। ये जेनोग्राम जो दिया गया है वो मैक गोल्ड्रिक के द्वारा दिया गया है। तो जो अगर हम बात करें यहाँ पे मैक गोल्ड्रिक गार्सन एक विद्वान हैं, इनके द्वारा वो दिया गया। अब जेनोग्राम हुआ क्या है बेसिकली, ये एक प्रकार का अगर हम बात करते हैं तो परिवार का आरेख बनाता है जेनोग्राम। आपने देखा होगा, आपको मैं पेपर एक करवा रहा था तो जो जीरो बना देता था वो महिला को रिप्रेजेंट करता था, जो पुरुष बना देता था उस तरीके का रिप्रेजेंट करता था, है ना। इसको जेनोग्राम एक प्रकार से हम लोग बोलते थे, चार्ट बोलते थे, कैटेगरी चार्ट भी इसको कहा जाता है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, मैच करने के लिए अलग नहीं आएगा लेकिन आप ध्यान रखिए। ये परिवार प्रणाली के मॉडल के बारे में जेनोग्राम ने सन 1970 में मर्रे बोवेन ने बताया था। अगर हम बात करें परिवार प्रणाली मॉडल किसने बताया, तो आप ध्यान रखिएगा 1970 में मर्रे बोवेन ने बताया था ये चीज़ है, ठीक है। जेनोग्राम के बाद में एक मोनिका मैकगोल्डन आई और एक रैंडी गैरसन आई। सन 1985 है ये, सन 1985 है ये, 1985 है ये। और इसमें जेनोग्राम को लेकर असेसमेंट और इंटरवेंशन नामक एक पुस्तक लिखा था। तो ये पुस्तक सबसे पहले किसकी आई, हालांकि यही भूमिका हमने अभी शुरुआत में बताया था। इन दो विद्वान का नाम याद रखिए और जेनोग्राम का नाम याद रखिए, बाकी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत अंदर नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अंदर। आगे बढ़िए, पारिवारिक संबंध के बारे में भी बात करता वही। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेल होता है, ये फीमेल बनता है, ठीक है। ये अंडर जो है जेंडर अननोन होता है, इस तरीके का बना। ये पेट पालतू लोग होते हैं। अडल्ट चाइल्ड होता है इस तरीके से, देखो डैट डैट डॉट आता है। छोटा डॉट होता है तो ये फोस्टर चाइल्ड होता है। और इस तरीके से ट्रायंगल बना होता है तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। मिसकैरेज बात करते हैं इस तरीके से। और जो है अबॉर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे डबल क्रॉस कर देते हैं। डेथ की बात करते हैं अंदर इस तरीके से। आपने यूजीसी के जब पेपर देखा होगा तो कुछ इसी तरीके से बना रहा होगा, तो उसमें मृतक लिखा हुआ था, मृतक व्यक्ति है ना, मृत्यु, तो वो आप देख सकते थे यहाँ से मिल रहा है। ये ट्विंस रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत पहले पूछा गया था, आई थिंक 2004 का पेपर भी था, शायद 4 में या 5 में था, तब से आया ही नहीं ये सवाल जेनोग्राम को लेकर, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर आप लोगों की। क्लियर है आप लोगों को? एक बार जरा मुझे बताएं। चलो बहुत बढ़िया बात है अगर स्पष्ट हो गया। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था सामाजिक प्रतिरक्षा, आप लोग ध्यान रख के चलिएगा। सामाजिक प्रतिरक्षा क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है, ठीक है। ये सारे कुछ ट्रेडिशनल शब्द हैं, इनके बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा एक बार जाते जाते आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप देखें तो सामाजिक प्रतिरक्षा का मतलब बताया जा रहा है कि समाज अथवा राज्य के द्वारा अपने सदस्यों को जीवन के जोखिम अथवा आकस्मिकताओं के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली जो सहायता है, जो सुरक्षा से है, वही आपकी सामाजिक प्रतिरक्षा को बताता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के ये यूनिट नंबर 10 का पूरा डिटेल यहाँ पर मिलेगा आपको। आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सामाजिक प्रतिरक्षा के कुछ एलिमेंट हैं, कुछ तत्व दिए गए हैं। जो एलिमेंट दिए गए हैं वो 1944 और 51 के बीच के दिए गए हैं। निरोधात्मक है, आपका संविधान द्वारा व्यवस्था है, प्रशासन है, ठीक है। ये है सामाजिक प्रतिरक्षा की विशेषताएं से प्रश्न बनाया जाता है अप्लाइड टाइप के। इसमें कूट पूछा जाएगा आप लोगों से, कूट। तो आप ध्यान रखिएगा, एक मानवीय अधिकार आपका शामिल रहेगा, राज्य का उत्तरदायित्व भी शामिल रहेगा, विशिष्ट आकस्मिकताएं भी शामिल रहेंगी इसमें, दान भी शामिल रहेगा आपका, और आय और समान वितरण भी शामिल रहेगा इसमें। ये विशेषताएं बताती हैं सामाजिक प्रतिरक्षा को। पूछा जाएगा तो कोर्ट में पूछा जाएगा ABCD में से कौन सा सही है, ठीक है। सामाजिक प्रतिरक्षा की राष्ट्रीय संस्थाओं की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो किस तरीके से काम करती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया जेल मिनुअल कमेटी थी, जिसको कुछ समय बाद स्वीकार किए गए थे सन 1957 में, और 1961 में केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कोरिलेशन सर्विसेज की स्थापना की थी 1961 में।
और इसके कार्य बताए गए कुछ इस तरीके की। प्रतिरक्षा पर शोध करना है, आंकड़ों को इकट्ठा करना है, आपको क्षेत्र में प्रशिक्षण का विकास करना है, और आपको आदर्श विधेयक और नियम का निर्माण करना है, सरकारों द्वारा सामाजिक प्रतिरक्षा के संबंध में सलाह देनी है, जुड़ी हुई योग्यता को तैयार करना है, ये बातें बताई गई थी। नियम आप देख सकते हैं यहाँ पर, यही सारे नियम दिए गए हैं आपके लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक न्याय व्यवस्था की बात है। इसका मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो केवल मैं मीनिंग बता देता हूँ। उन लोगों के न्याय से संबंधित है जिन्होंने अपराध किए हैं, और इस मान्यता के पीछे ये तर्क है कि सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण समाज में अपराध जैसी समस्या का जन्म होता है। बस ये बात अगर याद है तो आपराधिक न्याय व्यवस्था भी याद है, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे जो भी असामाजिक तत्व होते हैं उनको दूर करने की ही बात होती है, ठीक है। ये मुद्दे हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए यहाँ पे किशोर न्याय अधिनियम है 2002 को, पहले जो है किशोर न्याय अधिनियम 1986 को निरस्त करके लाया गया था, जो बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या कन्वेंशन के बाल अधिकार संरक्षण के परिप्रेक्ष्य में 1989 पर आधारित हुआ, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। सुधार गृह वगैरह मैंने बता रखा है, याद रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए, वो सर हैं जो बता रहे थे भाई कुछ एक्ट वगैरह के लिए, कुछ एक्ट बता दो सर, लास्ट यूनिट का पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम भी है, ये इसको याद रखिएगा आप सभी लोग भी, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। 1956 का, इधर नीचे सारे एक्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सारे एक्ट हैं, पूरा डिटेल एक्ट का है। यहाँ पे बात करें, ये देखो एक्ट तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, इसके बारे में भली भांति तरीके से, इसमें क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, आप जानते ही हैं इन सारे एक्ट के बारे में, कल पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है भाई। एक्ट तो हो गया है, इसमें ज़रूरत तो है नहीं पढ़ना। सामाजिक प्रतिरक्षा, ऑल इंडिया जुवेनाइल जस्टिस वाला है ना। किशोर न्याय अधिनियम हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, है ना। स्वापक अधिनियम, देखो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है थोड़ा सा, NDPS ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम है 1986 का आया था। कारागार अधिनियम 1 जुलाई 1994 को आया था, ठीक है। केंद्रीय अनैतिक हो जाएगा, ये तो बता दिया, अभी भी बताया है। बाल नीति कवाई 1974 में आई थी, ठीक है ना। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को राजस्थान में आया था। एकीकृत बाल सुरक्षा योजना आई थी 2009 में और 2010 में आई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति राष्ट्रीय बाल नीति 2012 और 18 अप्रैल 2013 को स्वीकार किया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो समिति आई थी। इसमें अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में ये अनुच्छेद आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है भाई। बच्चों के प्रावधान के उसके संबंध में भारत में बाल श्रम को लेकर अधिनियम कुछ बनाए गए हैं, जैसे बाल अधिनियम 1933 है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है 1948 है, खान या फैक्ट्री अधिनियम 1952, संशोधन 83 का हुआ था, लेकिन 52 पूछा जाता है, 83 नहीं पूछा जाता है। बाल श्रम अधिनियम भी पूछा था 1986 वाला, ये आप ध्यान रखिएगा अधिनियम। बाकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो मालूम हो चुका है आप लोगों को। कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 है, ये 1817 है, ठीक है। प्रसव पूर्व, ये देखो प्रश्न आया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 का है, ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। CRA है ये तो, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, है ना, है कि नहीं। ये 2006, इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार जो प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई 2005 में। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में। देखिए प्रबंधन संस्थान 2005, प्रबंधन प्राधिकरण 2005, प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन नीति की बात होगी तो 2009, और आपदा अनुक्रिया बल की बात होगी तो 2005, और आपदा प्रबंधन का प्लान की बात होगी तो 2016। ये आपको जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड है, ये स्लाइड ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, है ना। एक आता है इंडिया क्वेक ऐप और एक है सागरवाणी ऐप, जारी किया था जुलाई 2017 में। याद करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, है ना, है कि नहीं। इंडिया क्वेक और सागरवाणी ऐप है। दिवस के बारे में अब मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों के लिए। एक तो आप लुइस ब्रेल याद रखिएगा, इसको प्रवासी को छोड़ दीजिए। हिंदी दिवस याद रखिएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी के राष्ट्रीय युवा दिवस, आपको मालूम होगा स्वामी विवेकानंद का नाम। बाकी ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए,
इसमें केवल 3 इम्पोर्टेंट है, 5, 10, 12 सर ये जनवरी। 4 जनवरी है। ओके ओके ओके, 4 जनवरी है, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 जनवरी भाई, बाई मिस्टेक हो गया, 4 जनवरी है। फरवरी में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे अगर केवल अगर आपको याद रखना है, 2 फरवरी को मनाया जाता है एक आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, और एक 28 फरवरी याद रखना आप सभी लोग, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस बेसिकली 20 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा 2 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी याद रखिएगा, इसमें भी 3 डेट फरवरी के भी। मार्च में आ जाइए, मार्च में आप याद रखिएगा 8 मार्च इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, 21, 22 मार्च याद रखिए, और एक 24 मार्च। ठीक है, तो 21 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, 22 मार्च को विश्व बल दिवस है, और 21 मार्च को आप यहाँ पे ना एक डाउन सिंड्रोम दिवस भी मना लीजिए, डाउन सिंड्रोम दिवस, या ट्राइसोमी 21 कह सकते हो आप इसी को, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। टीबी दिवस आप ध्यान रखिएगा 24 मार्च को, तो इसमें भी 3-4 डेट है। अप्रैल में केवल एक ही डेट याद रखिए, सॉरी 2 डेट, एक 7 अप्रैल और एक 22 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMP कर रहा हूँ पृथ्वी दिवस को। मई में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये तो आप याद रखिएगा आप सभी लोग, बाकी यहाँ मई को छोड़ दीजिए। 31 मई को तंबाकू दिवस भी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, UGC का, है ना। ये 2000 आई थिंक 10 में पूछा गया था, है ना, तंबाकू दिवस। जुलाई में कोई इम्पोर्टेंट डेट नहीं है, छोड़ दीजिए। जुलाई के बाद जून में आ जाइए। जून में देखिए पर्यावरण दिवस इम्पोर्टेंट है आपका, केवल 5 जून। अगस्त में आ जाइए, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। खेल दिवस याद रखिएगा आप सभी लोग, 29 अगस्त। ठीक है, सितंबर में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए कोई डेट इम्पोर्टेंट नहीं है ना। 8 तारीख मना सकते हो साक्षरता दिवस, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अक्टूबर की बात कर लें, 2 अक्टूबर को याद रखिएगा गांधी जयंती, और उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 अक्टूबर को है। जो 5 जून को है वो क्या है आपका, 5 जून पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है। देखिए ये पर्यावरण दिवस है, बल्कि केवल आपका पर्यावरण दिवस जो है ना 5 अक्टूबर को है। 5 जून को पर्यावरण दिवस है, संरक्षण दिवस नहीं, 5 अक्टूबर का दिवस है ना, पर्यावरण दिवस के रूप में आप इसको रखें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड टीचर डे भी मनाया जाता है 5 तारीख को ही, है ना। इसको काट दीजिए, यहाँ पे पर्यावरण याद मत करिए, बस 5 जून याद कर लिए, बस 5 अक्टूबर को है ना, छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पोलियो आप 24 तारीख को याद कर लीजिए बस। गरीबी उन्मूलन 17 अक्टूबर को याद कर लीजिए। ठीक है, नवंबर में अगर हम बात कर ले, नवंबर के माह में बाल दिवस 14 तारीख को याद कर लीजिए। ठीक है, शौचालय दिवस 19 नवंबर याद कर लीजिए। ठीक है, संविधान दिवस की बात करें तो 26 फरवरी याद कर लीजिए, सॉरी यार 26 नवंबर, है ना यार। दिसंबर में आप याद रखिएगा 1 दिसंबर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और 3 दिसंबर। 3 दिसंबर गायब है भाई यहाँ पे। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विकलांगता दिवस, बिल्कुल। और 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मानव, बस ये आप ध्यान रख लीजिए इसमें से, बस ये आपका दिवस भी कंप्लीट है। ठीक है, आ जाइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। 1948 में HB ट्रेकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें कुछ 10 सिद्धांत दिए थे। ये 10 सिद्धांत अभी मैंने आपको दिखा चुका हूँ हिंदी में भी, है ना। दिखाया था नहीं दिखाया था हिंदी में, हैं बोलते नहीं हो। द होली फैमिली किसकी है,
कार्ल मार्क्स, ओके। गार्टन हैमिल्टन की किताब है ये। फ्रायड। विल थेरेपी किसने दिया भाई? ऑटो रिलीज। एक्टिव लिसनिंग, दैट एक्टिव लिसनिंग किसने दिया है? कार्ल रोजर्स दिया है सर, कार्ल रोजर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिव लिसनिंग बहुत बढ़िया फेमस चीज़ें हैं, वो उसकी किताब है, इसलिए ध्यान रखना सभी लोग। कार्ल रोजर्स इज द रेफरेंस। विल थेरेपी देखो यहाँ पे आ गया है, सारा कंटेंट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। कार्यात्मक अभिगम किसने दिया है? ऑटो आकर सम एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, MS गोरे 1985 में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1955, द यूनिवर्सिटी 1976, और द वे मोस्ट वी बात कर रहा है ये MS गोरे का, इधर नहीं है, इधर ये किस किताब है? अच्छा, मुर्रेजी रॉस की किताब है, मुर्रेजी रॉस की। ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, है ना, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रिसर्च का स्टेप है ये, रिसर्च का स्टेप है। PhD कैग मैंने और बताया था, P से प्रॉब्लम, H से हाइपोथेसिस, D से डिज़ाइन, C से कलेक्शन, A से एनालिसिस, G से जनरलाइजेशन, R से रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिसर्च, कलेक्शन, एनालिसिस, जनरलाइजेशन, कंक्लूजन और रिपोर्ट। ठीक है, ये 4 स्तर थे, नामित, क्रमिक, आंतरिक और अनुपातिक। स्टीवेंस का है, गुटमैन का 20वीं सदी में आया था स्केल। ठीक है, ठीक है ना। सामाजिक दूरी का मापन किसने दिया है? जी, बोगार्ट्स ने सर। बोगार्ट्स ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए ये 1925 में आया, 56 में आया, बदला है 64 में भी, 2005 में, 2005 का लास्ट परिवर्तन है, 2005 का सामाजिक दूरी का। ठीक है ना। एक थर्स्टन स्केल है 1988 और 1929 में, यानी 1928 लगा के आइएगा। लोई लियोन थर्स्टन ने दिया था। ये स्केल है व्यवहार मापने का, 1916 में ओसगुड का है। ये सिमेटिक डिफरेंशियल है ये, ठीक है, 1916 में। ठीक है, बोलिए एक बार। यस सर। टी टेस्ट विलियम सिल्ली गोसेट ने 1960 में दिया था। एफ टेस्ट सर रोनाल्ड ने दिया था 1920 में। जेड टेस्ट 1915 में पेश किया था। 1921 में एनपीसी पर यह प्रयोग में लाया गया था, जेड टेस्ट। प्रसरण अनुपात परीक्षण जो होता है, विधि देने वाला कोई विद्वान है तो प्रोफेसर रोनाल्ड और साइडेकोर का नाम आता है। यही एफ टेस्ट है, प्रसरण अनुपात परीक्षण ही। ठीक है। काई वर्ग जो है परीक्षण सर्वप्रथम 1863 में हुआ था प्रोफेसर आबे के द्वारा। प्रोफेसर हेलमेट द्वारा जो 1875 में आया। 1900 में कार्ल पियर्सन का नाम आया काई स्क्वायर में। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो टी जेड और जेड परीक्षण। ठीक है, इसके पूरी डिटेल मिल जाएगी लिखने पढ़ने के लिए। ये एक सूत्र आता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मीन आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रारूप रोथमैन का
स्थानीय सामाजिक और सामाजिक क्रिया। रॉस का सामान्य रूपरेखा, विशिष्ट रूपरेखा, प्रक्रिया। सिद्दीकी का प्रतिवेश, व्यवस्था परिवर्तन और संरचनात्मक मॉडल। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना भाई। ये तो मैंने पढ़ाया है 9 इंस्टीट्यूट के बारे में ना कल, ये सारे ये हो चुका है सारा। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ था। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद 1952 में। SOS जानते हो क्या है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये SOS, बोलो। नहीं सर, COS पता है, SOS नहीं आता। ये SOS नहीं मालूम आपको? सेव आवर सॉइल। हाँ शोर वही है ना, इसको बताता है ये। और सेव योर सोल मतलब यहाँ एक प्रकार का प्राइमरी कांटेक्ट है ये गैर सरकारी संगठन, जैसे जब इंसान खो जाता है तो नहीं लिख देता है बड़ा सा SOS। स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। इग्नू की बुक है ये सारी। कैरेट्स इंडिया है, ठीक है ठीक है। ये देख लीजिए एक बार। नीलखोरी एक्सपेरिमेंट है मजदूर को लेकर, ये श्री SK डे ने किया था 1948 में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, 1948 में हुआ था, अल्बर्ट मेयर ने किया था ये। CDP को छोड़ दीजिए, NE को छोड़ दीजिए, ये भी छोड़िए। पंचायती राज याद रखिएगा 1957 में है। पंचायती राज डोमेस्टिक पर आधारित है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है ना 1957 में, ठीक है। कि विलेज को छोड़ दीजिए आप लोग, IADP को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। ये सारे वही हैं जो प्रोजेक्ट वगैरह, पायलट प्रोजेक्ट वगैरह नहीं चलाए जाते थे, एग्रीकल्चर पे आधारित प्रोजेक्ट है ये, है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे पूरा नाम भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस तरह आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, T&V ट्रेनिंग विजिट प्रोग्राम कब आया था ये, ठीक है। सारी ये योजनाएं हैं, इटावा अफ्रीका सब मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। जवाहरलाल स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 है ना। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन अगर हम बात करें रिन्यूएबल मिशन की बात तो 2005 है, ठीक है। बोलिए, ठीक है भाई। हाँ सर। चलिए, तो अब आपका यहाँ पे क्लास हो गया समाप्त, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने करवा दिया, ठीक है। अभी हालांकि मैंने और भी PDF ओपन कर रखा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रखा है, चिकित्सकीय मनोचिकित्सक को लेकर। लेकिन अब आप लोग जो है ना घर पे भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए अपने से। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने रिकॉल करवा दिया है आप लोगों को। ये सारी